नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ललित सिंघल है। मैं गाज़ियाबाद में आई सर्जन हूँ और मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा कि आँख फड़कना क्या होता है। क्या आपकी आँख फड़कती है? बेसिकली आँख फड़कना, आँख लहकना बहुत कॉमन होती जा रही प्रॉब्लम ये। और मेरे पास बहुत मरीज़ आते हैं जो आँख फड़कने को लेकर आते हैं। उसमें एक आई अगर ऐसे ऐसे ट्विच करती रहती है और वो ट्विच जो होते हैं इनवॉल्यूंटरी होते हैं, मतलब बिना किसी हमारे कंट्रोल के होता है। और जब इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो बहुत अनोइंग होता है, बहुत परेशान करते हैं। लोगों को एंजाइटी हो जाती है कि यार ये फड़क क्यों रही है, और कई महीनों तक फड़कती रहती है। तो आई टिचिंग में बेसिकली हम लोग देखते हैं कि वो किस पैटर्न में है। तो कभी कभी होता है सिर्फ एक ऊपर वाली पलक फड़क रही है, कभी कभी जो है नीचे वाली पलक फड़क रही है, कभी कभी पूरी आँख होती है, कभी कभी इसके साथ में ये वाला हिस्सा जो होता है ये भी खिंचता है, और ये चिन का हिस्सा और ये चीक वाला लिप वाला हिस्सा भी ऊपर की तरफ जाता है। तो ये डिफरेंट कंडीशंस क्या हैं, इसको मैं आपको डिस्कस करूंगा इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहली चीज़ होती है मायोक्यूमिया। मायोक्यूमिया में क्या होता है, एक मांसपेशी होती है जो इरिटेट हो जाती है, जिसमें कंडक्शन बार बार होता रहता है और सिर्फ एक मांसपेशी का फड़कना होता है, उसे मायोक्यूमिया कहते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, वो कभी भी हो सकता है। एक या तो न्यूट्रल वो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बेलेंस हो जाता है पोटेशियम की कमी से शरीर के अंदर, तो आप बहुत टायर्ड हैं, नींद पूरी नहीं हुई है आपकी, एंजाइटी है, कोई अगले दिन पेपर है, आपका एग्ज़ाम है, तब आपको थोड़ा बहुत अगर फड़कन हो रही है, थोड़ा बहुत एक मांसपेशी में, अपर लिड में या लोअर लिड में या पूरी अपर लोअर लिड में, क्योंकि हमारी आँख के चारों तरफ एक मांसपेशी होती है, उसे ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई करते हैं, जो सर्कुलर होती है, एक सर्कुलर पैटर्न में होती है। और जब ये थोड़े दिनों के लिए फड़कती है तो हमें थोड़ा सा आई का एक ही आई में इस तरीके से मूवमेंट्स होने शुरू हो जाते हैं। अब इसमें ये बहुत बड़ी समस्या के कारण नहीं है, इसमें हमें तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये है हमारे 3-4 कारणों से होती है। पहली चीज़ होती है कि हमारा अगर स्लीप प्रॉपर नहीं हुआ है, 7 से 9 घंटे के बीच में हर बॉडी का अपना अपना साइकिल है, तो 7 से 9 घंटे की स्लीप अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है तब जाके ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, हो सकता है कुछ लोगों को। दूसरा प्रॉब्लम होता है तब आपका जो है इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बेलेंस हो, मतलब आपका न्यूट्रिशन प्योर हो, आप पानी नहीं पी रहे हो, या नमक बहुत ज़्यादा खा रहे हो या कम खा रहे हो, और या आपका डाइटरी सोर्स में बहुत ज़्यादा जंक फूड हो, आपका प्रॉपर कोई फ्रूट्स वगैरह या वेजिटेबल्स ना हो, जूसेस ना हो, तो तब आपको जो है वो पोटेशियम वगैरह का, सोडियम का इम्बेलेंस होता है, जिसके कारण से आपको ये दिक्कत होती है। तीसरा होता है हाई कैफ़ीन इंटेक से। अगर हम लोगों को बहुत ज़्यादा आदत होती है चाय पीने की, कॉफ़ी पीने की, हाई कैफ़ीन कंटेंट, जैसे एनर्जी वर्कआउट्स आते हैं उनमें होता है कैफ़ीन काफ़ी मात्रा में, एनर्जी ड्रिंक्स में होता है, और बाकी इसमें ये कॉफ़ी में तो होता ही है, कुछ आइसक्रीम्स वगैरह में भी होने लगा है, और कुछ पेस्ट्रीज़ वगैरह में भी हाई कैफ़ीन होता है। प्री वर्कआउट में अच्छा कैफ़ीन होता है, काफ़ी मात्रा में कैफ़ीन होता है, तो प्री वर्कआउट अगर आप ले रहे हो तो उसमें भी हाई कैफ़ीन प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी वजह से मसल ट्विचिंग्स बहुत कॉमन होती हैं, और इससे मायोक्यूमिया बहुत कॉमन होता है, आईलिड ट्विचिंग्स भी बहुत कॉमन होती है। तो कैफ़ीन कंटेंट अपना कम करना है। चौथी चीज़ जो होती है वो होती है ड्राई आइज़। तो ये मेन 4 कारण हैं इस तरीके के आईलिड ट्विचिंग्स के। ड्राई आइज़ में जैसे हम लोग घंटों तक कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ब्लिंक नहीं कर रहे हैं, हमारे टीएस बहुत अच्छे से बने नहीं हैं, या हम लोग स्लीप नहीं कर पाए अच्छे, सो नहीं पाए अच्छे से, और हम लोग को अगले दिन भी फिर से सिस्टम पे सुबह से लग जाना है रात तक। तो ये कंटिन्यूसली एक साइकिल के बाद में हम लोग की आई काफ़ी ड्राई हो जाती है, जिसमें रड़कन, चुभन, लालामी ये सब लगा रहता है, और बार बार हम लोग रब कर देते हैं, तो उन सब के बाद में भी ये आई टिचिंग्स या लिड टिचिंग्स डेवलप हो जाते हैं। जब इनका ट्रीटमेंट भी बहुत सिंपल है कि जैसे मैंने बताया आपको, ये 4 मेन कारण हैं जिसकी वजह से होता है। तो पहला कारण वही करना है, स्लीप, नींद प्रॉपर रखनी है आपको। नींद आपको 7 से 8 घंटे सोना ही सोना है। एंड नींद का बहुत बड़ा रोल इसमें है कि आपका जो है, अगर नींद आप 7 घंटे सोए भी बट आपकी प्रॉपर जगह नहीं हुई, एम्बियंस अच्छा नहीं हुआ, जैसे प्रॉपर तरीके से डिस्टर्ब स्लीप रही, या तो बहुत शोर शराबा रहा उस दौरान आप नहीं सो पाए, या प्रॉपर तरीके से एक बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तब नहीं सो पाए, तो भी दिक्कत, ये डिस्टर्बेंसेस हो सकती है। तो 7-8 आवर्स की साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको जो है अच्छे से आपकी, क्योंकि स्लीप में दोनों साइकिल्स होते हैं, रैपिड आई मूवमेंट्स, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, दोनों साइकिल्स या डीप स्लीप अच्छे से पूरी होनी चाहिए, तब जाके आपको ये आईलिड टिचिंग से छुटकारा मिलता है। तो आपको अपने स्लीप पे वर्कअप करना है कि आपके टाइमिंग्स फिक्स करने हैं आपको। जैसे हमारी रिदम होती है बॉडी की, तो इसी तरीके से सर्केडियन रिदम कहते हैं, जो यहाँ पर एक ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस, जो गवर्न करता है।
तो उसमें से एक हार्मोन सीक्रेट होता है मेलेटोनिन, वो तभी सीक्रेट होता है, वो स्लीप हार्मोन भी होता है, जब हम सोने से पहले वो स्लीप वो होता है, और वो काफ़ी हद तक हमारे दिन की चर्या के ऊपर निर्भर होता है। तो उसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। और जैसे हम लोग मॉर्निंग जो नॉर्मल पहले ज़माने में जो एक आयुर्वेदिक थॉट चलता था, तो उसमें वो सनराइज़ और सनसेट के साथ में होता था। बट क्योंकि अभी तो रात होती ही नहीं, दिन छुपता ही नहीं, लाइट्स हैं, एलईडीज़ हैं, इतनी सारी, तो पूरा इस तरीके से हम लोग का वो मेलेटोनिन जो है वो हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जब स्लीप पर जा रहे हो, सोने से पहले आपको अपना एक रिदम सेट करना है कि अगर मैं 10 बजे बेड में जाता हूँ तो 10 बजे जो है बेड में गया। तो एक वो डेली का एक आपको रूटीन सेट करना है, सो दैट आपका स्लीप नॉर्मल हो जाए, बेटर हो जाए, डीप स्लीप आए उसमें, और आपका मेलेटोनिन लेवल्स बॉडी के ठीक हो जाए। कुछ मेलेटोनिन सप्लीमेंट्स भी होते हैं जो आप ले सकते हो स्टार्टिंग में अगर आपको स्लीप डिस्टर्बेंसेस या स्लीप प्रॉब्लम है। प्लस आपका जो है स्लीप के बाद में इंपॉर्टेंट रोल होता है न्यूट्रिशन का। तो इसमें जो पोटेशियम रिच फूड होता है, जैसे सारे जूसेस, लेकिन फ्रेश जूसेस, नॉट केन जूसेस जो डिब्बे में पैक हैं वो नहीं, फ्रेश जूसेस, मौसमी हो, संतरा हो, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनके जूसेस, प्लस बनाना एज अ गुड सोर्स फॉर दीज न्यूट्रिएंट्स। और उसके बाद में कोकोनट वाटर, इसके अलावा जितनी भी रॉ वेजिटेबल्स हैं, थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह हैं इन रॉ फॉर्म, वो सारे आपको एक तरीके के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देते हैं जो आपको इन सब चीज़ों में मदद करते हैं। आपके जो ट्विचिंग्स हो रहे हैं उनको कम करते हैं, उनको मदद करते हैं। थर्ड चीज़ मैंने आपको डिस्कस किया है कि इसमें जो है आपको कैफ़ीन कंटेंट कम करना है। कैफ़ीन जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है इस तरीके की ट्विचिंग्स का। तो आपको अगर आप प्री वर्कआउट बहुत ज़्यादा पी रहे हो, या बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे हो, बहुत ज़्यादा चाय पी रहे हो, किसी भी मात्रा में कैफ़ीन बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो आपको कट शॉर्ट करना है अपनी डाइट में से। और चौथी चीज़ मैंने जो डिस्कस किया वो ड्राई आइज़। ड्राई आइज़ जब आप देर तक घंटों पे कंप्यूटर पर काम कर रहे हो तो उसके लिए कुछ लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स आते हैं। उसके लिए आपको एक आइज़ डॉक्टर को मिल लीजिए, वो कुछ दवाइयाँ आपको प्रिस्क्राइब करेंगे और उनसे धीरे धीरे ड्राई आइज़ ठीक हो जाएगा। प्लस कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो आपको फॉलो करनी है ड्राई आइज़ में, उन सब को करने से आपके ड्राई आइज़ बेटर हो जाएगा। इन सब के बावजूद भी कुछ लोगों को जो है एक फैक्टर होता है जिसमें कभी कभी एनजाइटी की वजह से होता है, बहुत चिंता है, टेंशन है, कल इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है या इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उससे पहले कुछ आँख फड़कना या टीचिंग्स वगैरह शुरू हो जाते हैं। और कुछ लोग इससे कोरिलेट करते हैं, राइट आई फड़केगा तो फिर ये गलत साइन है, लेफ्ट आई ये अच्छा साइन है। इन सब का कोई कोरिलेशनशिप नहीं है। कोई से भी मांसपेशियाँ, कोई से भी आईलिड आपकी इन्वॉल्व हो सकती है, और बहुत फ्रीक्वेंट होता है ये। अगर आप किसी टेंशन में हैं, अगर आपका कुछ एंजाइटी है, जब आप बहुत ज़्यादा सोच विचारी कर रहे हैं, आप प्रॉपर्ली, और ये सारी चीज़ें, ये चारों चीज़ें जो मैंने पहले बताया, ये किसी भी एंजाइटी में या किसी भी टेंशन में आपकी जो है बढ़ जाती हैं। जैसे आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा स्मोक करते हो तो स्मोक करना शुरू कर देते हो, कैफ़ीन कंटेंट बढ़ जाता है आपका, या आप अल्कोहल भी पीना शुरू कर देते हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी वो बीमारी को बढ़ाती हैं। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, आपका खाना बेकार हो जाता है, और आप स्ट्रेस की वजह से बहुत अच्छे से कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते हो। ये सब चीज़ों की वजह से जो है ना, ये चारों चीज़ें फैक्टर्स काम करते हैं जिसकी वजह से आपको बार बार टिचिंग्स होते हैं। अब इलाज क्या है टिचिंग्स का, तो मैंने बताया कि जो बीमारी, जो कारण है उसको सॉर्ट आउट करके उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो उससे टिचिंग्स कम हो जाती हैं। बट इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है कि कब ये जानलेवा हो सकता है, या कब ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है या हानिकारक है, और कब ये नहीं हानिकारक है। अगर आपकी एक आईलिड में, अपर या लोअर में ट्विचिंग हो रही है, या पूरी आंख आपके ऊपर नीचे इस तरीके से हो रही है, और इसके अलावा आपके चेहरे का कहीं और इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसको हम लोग आईलिड ट्विचिंग्स के नाम से कहते हैं, माइक्यूमिया कहते हैं। वो बहुत 99% वो हानिकारक नहीं होता, वो हार्मफुल नहीं होता। जो मैंने पिछला अभी बताया आपको, इन चार चीज़ों को आप ट्रीटमेंट करोगे, इन रेमेडीज़ को करोगे, तो वो धीरे धीरे वक्त के साथ साथ सही हो जाएगी। दूसरी एक कंडीशन होती है जिसमें हमारा आधा चेहरा इन्वॉल्व होता है, जिसमें हमारा आँख के साथ साथ हमारे ये चीक, हमारे ये नेज़ोलेबियल फोल्ड होता है, ये चिन, ये एक तरफ भागता है, और इसे हम लोग हेमीफेशियल स्पाज्म कहते हैं। हेमीफेशियल स्पाज्म जो होता है इसका कारण अलग होता है। हेमीफेशियल का मतलब हमारी जो चेहरे को सप्लाई करती है एक फेशियल नर्व, इसकी वजह से होना शुरू होता है, और वो हमारे मिड ब्रेन से ओरिजिन होता है। मिड ब्रेन में कोई अगर ब्लड वेसल डायलेट हो गई है, कोई एन्यूरिज्म है, कोई वहाँ ट्यूमर आ गया, तो उसके कारण से हमें हेमीफेशियल स्पाज्म हो सकता है। तो इन कंडीशंस में एमआरआई ज़रूरी है, एक मिड ब्रेन का, एक दिमाग का एमआरआई ज़रूरी है, ये रूल आउट करने के लिए कि ये जो आधे चेहरे पर स्पाज्म हो रहा है, हेमीफेशियल स्पाज्म हो रहा है, ये बिनाइन है, किसी
नॉर्मल बिना कारण के वजह से या कोई कारण है उसके पीछे, तो एक बार एमआरआई ज़रूर करा लीजिए दिमाग का। उसके बाद अगर सारी चीज़ें नॉर्मल निकलती हैं तो हमारे पास में जो ट्रीटमेंट उसमें उपलब्ध है वो ये है कि हम लोग एक बोटॉक्स करके इंजेक्शन आता है, उसमें बोटुलिज्म टॉक्सिन होता है और वो हम लोग डोजेज़ के हिसाब से जो मांसपेशियाँ इन्वॉल्व होती हैं और जो आपको परेशान कर रही होती हैं उनमें हम लोग उन्हें इंजेक्ट करते हैं। बट उसके कुछ लिमिटेशंस हैं कि वो दवाई जो है वो 3 माह तक काम करती है, 3 से 4 माह तक। कुछ लोगों में 2.5 महीने में भी उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है और वो में रिपीट करनी पड़ती है। एंड अभी सो फार दैट्स द ओनली ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल एक्सेप्ट फॉर दोज थिंग्स जो मैंने पीछे डिस्कस किया है कि स्लीप विलीप और कैफीन वगैरह, ये सब तो अलग चीज़ें हैं। बट अभी जो ट्रीटमेंट है वो बस यही है, बोटुलिज्म टॉक्सिन जो हम पेशेंट्स में लगाते हैं और 3-3 माह के बाद, 3 से 4 माह के बाद वो रिपीट करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दोनों फेस, दोनों अपर आईलिड इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें हमारा पूरा अपर फेस इन्वॉल्व होता है और दोनों आँखें एक साथ भिंच जाती हैं। उसे हम लोग बेनाइन एसेंशियल ब्लेफरोस्पाज्म कहते हैं, BEB। बेनाइन एसेंशियल ब्लेफरोस्पाज्म में जैसे वर्ड है बेनाइन, मतलब बहुत ज़्यादा कोई खतरे का कारण नहीं है, बट वो अनाइंग होता है। आप ड्राइव कर रहे हो, सडनली आपकी दोनों पलकें बंद हो गई, आप स्कूटरी या जो भी कार है उस पर ब्रेक मार कर आपको रोकना पड़ेगा और फिर आपको पुल करना पड़ेगा, दोनों पलकों को खोलना पड़ेगा, उसके बाद में फिर आप कर सकते हो अपने रूटीन। तो ये भी जो है बहुत ज़्यादा परेशानी करता है कुछ कारणों में। तो अगर आपको बेनाइन एसेंशियल ब्लेफरोस्पाज्म है और आपको वो काफ़ी एडवांस स्टेज में है तो ट्राई नॉट टू ड्राइव, ट्राई नॉट टू डू एनी रिस्की थिंग्स लाइक कि आप जो है वो कोई ऐसा रिस्की काम कर रहे हो जहाँ पर जो है आप अपनी जान भी और दूसरों की जान भी खतरे में डालो। तो उसमें उसका भी ट्रीटमेंट सिंपल है कि आपको हमें बोटॉक्स के बोटुलिज्म टॉक्सिन के इंजेक्शंस हमें दोनों तरफ लगाने पड़ते हैं और वो हमें 3-3 महीने पर रिपीट करने पड़ते हैं। तो बेनाइन एसेंशियल ब्लेफरोस्पाज्म में भी हमें एमआरआई दिमाग का हम लोग कराते हैं, ये रूल आउट करने के लिए कि पीछे मिड ब्रेन में तो कोई रसौली ट्यूमर इस तरीके से कोई उत्पन्न तो नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें पूरा ऑलमोस्ट अपर हाफ ऑफ द फेस इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा इन सब चीज़ों के अलावा बहुत सारे लोगों को हम लोग सजेस्ट करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ये जो बीमारियाँ होती हैं, अगर पीछे हमारे वगैरह रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं तो ये कुछ ना कुछ एंजाइटी डिसऑर्डर या साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के साथ में एसोसिएटेड होते हैं। तो आई डू एडवाइज़ माई पेशेंट्स कि इसके साथ में आई का ट्रीटमेंट चल ही रहा है आपका, एक साइकेट्रिक ओपिनियन भी ले लीजिए, एक साइकेट्रिस्ट को भी दिखा लीजिए, क्योंकि कभी कभी उन दवाइयों के स्टार्ट होने के साथ में भी ये ट्विचिंग्स या ब्लेफरोस्पाज्म के जो एपिसोड्स होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। और कभी कभी कुछ पेशेंट्स मेरे ऐसे हैं जिनका काफ़ी लंबे समय से एंजाइटी डिसऑर्डर्स थे, उनको नहीं मालूम था, इलाज चला और उसके बाद में शुरू के कुछ दिन हम लोगों ने कंट्रोल किया बोटॉक्स लगा के, बोटुलिज्म टॉक्सिन लगा के, और अभी वो बिना इंजेक्शंस के भी बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। तो हमेशा जब भी इस तरीके की आँख फड़ के आप किसी भविष्यवाणी या जोशी के पास ना जाके आई डॉक्टर के पास आइए और अपना अच्छे से इलाज कराइए। थैंक यू, नमस्कार।